शुरू कर दो। जनसुलभ पुस्तकालय के कर्ता धर्तागण, मित्रवर अर्पण कुमार जी और मेरे समानशील समान व्यसनी मित्रों, आप तो जानते हैं कि कहानी सबसे ज़्यादा आदिम विधा है। वह सुनाने की भी चीज़ है, सिर्फ पढ़ने की नहीं। मेरा ख्याल है कि उसके इस आदिम स्वरूप की छाप उस पर इतनी गहरी है कि छूट नहीं सकती, चाहे जितनी भी मंजिलें उसने तय कर ली हों। आधुनिक भावबोध की अपनी ही बात करूं तो कहानी पढ़ के सुनाना मेरे लिए आज भी वैसा ही तगड़ा सेंसेशन है जैसे कि कविता सुनाना। पढ़ते हुए भी मेरा ख्याल है कोई अच्छी कहानी कानों के जरिए ही पहले हमको पकड़ती है। उसके कहानीपन की मूल प्रतिज्ञा कहो चाहे कसौटी कहो, यह भी है विषय वस्तु भले ही उसकी कुछ भी क्यों न हो, जो टोन ऑफ वॉइस है, कंठस्वर है, उस विषय वस्तु के सफल और तत्काल संप्रेषण में उसकी तगड़ी भूमिका होती है और होनी ही चाहिए। कहानी लिखना कविता लिखने की अपेक्षा कहीं ज़्यादा कठिन है, ऐसा मुझे लड़कपन के दिनों में लगा करता था। आज भी जब मेरे 6 कहानी संग्रह छप चुके हैं और 10 उपन्यास भी, मेरी वह पुरातन प्रतीति अभी मन से मिटी नहीं है। इसलिए कि उपन्यास का कैनवस बहुत बड़ा होता है और जीवनानुभव के बहुआयामी विस्तार और गहराई को भी उसमें अभिव्यक्त होने में भरपूर गुंजाइश रहती है। कहानी अधिक कलात्मक चुनौती प्रस्तुत करती है, वह एक कौंध की तरफ फूटती है और अधिक सांकेतिक, अधिक क्षिप्र लय गति में ढाले जाने की मांग करती है। वैसे मैंने कहा कि कविता लिखने की तुलना में कहानी लिखना मुझे शुरुआत में भी ज़्यादा कठिन लगता था। तो उन दिनों को मैं याद करता हूँ तो पाता हूँ कि पद्य रचने की आनंदमयी उत्तेजना मुझ पर बहुत जल्दी हावी हो गई थी। अंग्रेज़ कवि अलेक्जेंडर पोप की गर्वोक्ति याद आती है कि आई लिस्ट इन नंबर्स फॉर द नंबर्स केम, अर्थात मैंने तो तुतलाना भी पद्य में ही सीखा। यह स्वभावोक्ति है मेरे लिए, कोई गर्वोक्ति नहीं है। तीसरी कक्षा में मैं पढ़ता तब शायद मैंने अपनी पहली कविता लिखी, मगर अपनी पहली कहानी तवलची में मैं शायद 10वीं पास कर चुका था तब लिखी। क्योंकि क्या होता है, गद्य के स्वाद का, स्वरूप का पता बाद में ही चल पाती है जब हमारी भाषिक समझ विकसित हो जाती है और सामाजिक बोध भी। इतना निश्चय पूर्वक मैं कह सकता हूँ कि कहानी की जो पहली पहली छाप मेरे बाल मन पर पड़ी थी वह रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं की छाप थी। और हाँ, हितोपदेश की, जिसे साहित्यिक वातावरण कहा जाता है, उसका तो हमारे घर परिवेश में अभाव था। हाँ, एक मंदिर के छोटे से पुस्तकालय की बदौलत और धार्मिक कही जाने वाली कथा सामग्री ज़रूर मेरी पहुँच के भीतर थी। मेरे लिए तो वह कथा रस ही था, औरों के लिए भले कुछ भी और भी रहा हो। आखिर हितोपदेश भी तो मुझे उसी स्रोत से प्राप्त हुआ था। हमारी दुकान में लोग अपनी रद्दी बेच जाते थे। सामान लपेटने के लिए, पुड़िया बनाने के लिए कागज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, इसलिए वो रद्दी हमारे यहाँ आती। मेरा ध्यान उसकी ओर तब गया जब मैंने एक अपने पिता को उसमें दिलचस्पी लेते देखा। कोई अंक था सरस्वती का या चाँद का, जिसे फाड़ते हुए वो बहुत झिझक रहे थे। ऐसे कई अंक मेरे हाथ लगे बाद में, तो जाहिर है कहानी ही उनमें सबसे पहले पढ़ी। उसी रद्दी के समुद्र मंथन से मुझे याद है टॉल्स्टॉय का रेजरेक्शन नामक उपन्यास भी मुझे अपने हिंदी अवतार में, जिसका नाम पुनर्जन्म था, वो भी मुझे उसी तरह हाथ लगा था। तो इस तरह मित्रों, महान कथा साहित्य भी मुझसे रद्दी के भाव और रद्दी के भेष में ही पहले पहल मिला, बिना यह जताए कि वह महान साहित्य है। घर में या पास पड़ोस में भी दूर दूर तक कोई मुझे यह बताने वाला नहीं था कि यह महान साहित्य है, जिसमें जिस तरह मैं अपने अनजाने ही दीक्षित
किया जा रहा हूँ। वैसे हिंदी कहानी या कहें हिंदी गद्य के साथ सचमुच लगाव का रिश्ता बनते बनते कम से कम 5-6 बरस तो लगे ही होंगे। इतना मगर तय है कि 10वीं पास करते न करते केवल राजा भोज का सपना और एक दुराशा जैसी रचनाओं की बदौलत हिंदी गद्य की नवजात स्फूर्ति और जिंदा दिली की अमिट छाप मेरे मन पर पड़ चुकी थी। बल्कि उसने कहा था, ताई, दो बैलों की कथा, हार की जीत, सरीखी कहानियों की बदौलत उस कथारस का भी तगड़ा चस्का पड़ चुका था, जो कि एक ओर तो मेरे आसपास की साक्षात जीवन लीला को बड़े सजीव प्रगाढ़ रंगों में उभारता है था, और दूसरी ओर पुराण हितोपदेश वाली दुनिया से भी गहरे में कहीं जुड़ जाता था। किंतु जीवन लीला को, उसके गाढ़े आसव को अपने भीतर तरंगित होते अनुभव करना एक बात है, और उस अनुभव को कहानी के विशिष्ट रूपाकार में रच पाना बिल्कुल अलग बात है। बचपन की संवेदनशीलता, बचपन की कल्पना शक्ति कुछ और ही हुआ करती है। बड़े होने पर अपने ऐन्द्रिक और भाविक अनुभवों से उतना तीव्र और तात्कालिक संबंध हमारा रहता नहीं, किंतु साहित्य पता नहीं किस चमत्कारिक ढंग से हमें वही सघन संश्लिष्ट अनुभव लौटा देता है। क्या कारण होगा इसका? इसका कारण मेरी समझ से यही होगा कि कलाकारों में ही उस बचपन वाले आँख कानों को, अनुभव की ताजगी को बचा रखने की जन्मजात क्षमता होती है, और उसे भाषा में प्रत्यक्ष कर सकने की सिद्धि भी। बड़े तो वे भी होते हैं सभी लोगों की तरह, लेकिन वह बुद्धिमत्ता विशुद्ध बौद्धिकों की बुद्धिमत्ता से कहीं ज़्यादा सबके काम की बौद्धिकता होती है, जो कि केवल साहित्यकारों से ही मिल सकती है, इसलिए कि वह रागोत्तीर्ण बुद्धिमत्ता होती है, सिर्फ दिमागी तर्क चातुरी नहीं। मानो हर लेखक की टेक यही होती है कि हम बड़े तो ज़रूर होंगे, मगर अपनी शर्तों पर, दुनिया की शर्तों पर नहीं। सचमुच कलाकार बनने के लिए, कथाकार बनने के लिए सिर्फ एक जोश काफ़ी नहीं है, कुछ और भी चाहिए, जो कि जिस तरह का चरित्र नायक मैंने चुना था अपने पहली कहानी लिखने के लिए, वो नहीं था। उसमें आत्मसम्मोहन, आत्मविश्वास नहीं होता। ये जो मनुष्य नामक प्राणी है, एक और करुण और हास्यास्पद की सीमाएं छू लेने वाला, तथा दूसरी ओर असीम धैर्य, सहन शक्ति और औदार्य को भी झलकाने वाला, अंतहीन मूर्खता और अंतहीन अद्भुत बुद्धिमत्ता दोनों का अधिष्ठान है मनुष्य। अपनी क्षुद्रता और अपनी विशालता दोनों में अपूर्वानुमेय यह मानव जीवन ही मेरे सबकी तरह मेरे भी बचपन में मेरे कुतूहल और विस्मय का केंद्र था, और कथा रस का अनिवार्य आलंबन भी। स्थानीय रंग ढंग तो हर परिवेश का अपना होता ही है विशिष्ट, मेरे उस नगर का, अल्मोड़े का भी था, किंतु इस लोकल कलर के भीतर गहरे में इस देश या दुनिया के किसी भी नगर, समाज और जनजीवन मेरे उस कस्बे की जीवन लीला से एकदम अलग नहीं हो सकता। जो उसमें गहरे झांक सकता है, उतर सकता है, वह समस्त भारतीय जनजीवन और चरित्र की विशेषताओं, विडंबनाओं का भी साक्षात कर ही सकता है। उसकी टूटन और उसकी जीवनी शक्ति दोनों को भी नितांत प्रत्यक्ष और सगुण उदाहरणों से समझ सकता है, ऐसी मेरी प्रतीति है। मेरा जो पहला संग्रह था जंगल में आग, तो किस तरह मेरा विकास होता, जिसकी मैंने थोड़ी खाका आपके सामने खींचा, तो उसमें निर्मल जी ने लिखा है, उस संग्रह के फ्लैप पर लिखा है, तो वो मैं थोड़ा सा उद्धृत करता हूँ उसको। उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति के संकट को औसत हिंदुस्तानी मनुष्य के औसत, अनर्गल और दैनिक अनुभवों के बीच
तार तार होती हुई आत्मा में छानने वाला स्वर है इस कथाकार का। रचना बिना मुखौटे के नहीं होती और इन कहानियों का मैं भी कहानीकार के व्यक्तिगत व्यक्तित्व को नहीं बल्कि औसत हिंदुस्तानी की ही अंतरंग छटपटाहट को व्यक्त करता है। निम्न मध्यवर्गीय हिंदुस्तानी का चेतना प्रवाह है यह, एक हास्यपूर्ण पीड़ायुक्त विलापी किस्म का एकालाप जिसमें कि वह अपने समाज, दुनिया, ईश्वर और खुद अपने आप से, अपने मैं से बहस करता चलता है। एक थके हारे मध्यवर्गीय हिंदुस्तानी की बातूनी आत्मा को गहन अंतर्मुखी स्वर में व्यक्त करने वाला, निर्मल वर्मा के ही शब्दों में उस डाकिये की तरह जो मन के संदेश आत्मा को, आत्मा की तकलीफ देह को और देह की छटपटाहट मस्तिष्क को पहुंचाता रहता है। जैसा कि मेरे बात के संग्रह में पढ़ने पर आप देख सकते हैं, मेरी कहानियाँ अंततः ये जो बाद में मेरा एक आत्मालापी दौर आया उससे भी क्रमशः उभरती हुई फिर से कथानक और चरित्रांकन की ओर एक दूसरे धरातल पर, एक उच्चतर धरातल पर लौटती दिखाई देती हैं। जाहिर है कि ये लौटना कोई पुराने बिंदु पर नहीं होता। कथा स्थिति और चरित्र के साथ, मानव स्वभाव और मानव नियति के साथ कथाकार संवेदना के संबंधों में आया एक गुणात्मक परिवर्तन वहाँ बखूबी लक्षित किया जा सकता है। तो मित्रों, मैं दो कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा इस संदर्भ में। पहली कहानी है जानकी। सुनिएगा। जानकी। लड़के को लड़कों का साथ अच्छा नहीं लगता था, ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। खेल कूद, सैर सपाटा, गाना बजाना सभी कुछ तो लड़कों के साथ ही निपटा था। और उस बाजारू मोहल्ले में भला लड़कों की क्या कमी थी। मगर कुछ तो होगा ज़रूर इन हमजोलियों की दुनिया में जो कहीं ना कहीं उसे बिदकाता होगा, कहीं ना कहीं उसे खालीपन का एहसास कराता रहता होगा। और लड़कियां उसके इसी खालीपन को भरती होंगी, तभी तो वह उनका साथ पाने का अवसर ढूंढता रहता था और बहुत आसानी से अवसर पा भी लेता था। ऐसा करते हुए वैसी झिझक या झेप भी महसूस नहीं होती थी जैसी झिझक या झेप उसकी उम्र के लड़कों को होती है। आखिर वह कोई बच्चा तो था नहीं, एकदम 8वीं में पढ़ रहा था। गनीमत यही कि उसके स्वभाव और आचरण की इस विचित्रता पर उन दिनों किसी का ध्यान नहीं गया। नहीं तो जैसा कच्चे फोड़े सरी का मन था उसका, जरा सी बात में दुख जाने वाला और कई कई दिनों तक भीतर ही भीतर कलपते रहने वाला, वैसे में उसकी क्या दुर्दशा हुई होती सोचकर ही अजीब लगता है। दरअसल उसे लड़कियों, बल्कि कहना होगा स्त्रियों के बीच इसलिए भी अच्छा लगता था कि लड़कियां या स्त्रियां खुद भी उसे बहुत पसंद करती थी। यानी कुछ ऐसा था कि लड़कियों के बीच जब भी वह होता था अपने को ज़्यादा भरा पूरा उमंग और उत्साह से छलछलाता हुआ महसूस करता था। जैसे कि वह अपने ही आंगन में उगा सफ़ेद फूलों से लदा हुआ आड़ू का पेड़ हो जिसके डालों पर कोपले ही कोपले फूट रही हो। ऐसा अनुभव उसे अपने साथी लड़कों के बीच क्यों नहीं होता था? क्या इसे यूँ कहा जाए कि वह अपने को लड़कों के बीच कम लड़का महसूस करता था और लड़कियों के बीच अधिक लड़का? आखिर उसमें, उसके स्वभाव में ऐसी क्या चीज़ रही होगी जो कि लड़कों के बीच तो मानो थोड़ी मुरझा सी जाती थी, मगर लड़कियों के बीच अपने आप खिल जाती थी। यह बात उसके साथ के किसी लड़के के बारे में नहीं कह सकता था। वो उसे अच्छी तरह मालूम था उसके दोस्तों में से कोई भी लड़कियों के साथ उठना बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करता। उनके बहनें तो ज़रूर हैं, बहनें क्या दीदियाँ,
बेहद प्यारी प्यारी दीदियाँ जो कि उसके घर में नहीं है और जिनका न होना उसे कभी कभी बहुत अखरता है। पर इस अभाव की भरपाई खुद उन दूसरे लड़कों की, उसी के दोस्तों की दीदियों से हो जाती है। लड़का ये भी साफ महसूस करता है कि लालू की दीदी या मुन्ना की दीदी जितना अपने भाई को प्यार करती है उससे कहीं ज़्यादा तो वे उसको प्यार करती हैं। और इसमें लालू या मुन्ना को कोई बुरा भी नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। फिर लालू और मुन्ना को अपनी दीदियों के पास बैठने की फुर्सत ही कहाँ है। उसकी बात और है, वह तो उनके पास बैठने बतियाने के बहाने ढूंढता रहता है। और जब कभी वे उससे पीछे के रास्ते चुपके से मलाई बर्फ ला देने को या मीठा पान ला देने को कहती है तो वो फूला नहीं समाता। वे बाजार नहीं जा सकती और भाई लोगों को अपनी ऊधमबाजी से फुर्सत नहीं, तो क्या वह उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता? वह उनके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उनका हंसना, बोलना, उठना, बैठना, चलना फिरना सभी कुछ उसे अद्भुत लगता है, लय ताल में बधी हुई मीठी रागिनी की तरह। उसका मन ही नहीं भरता उन्हें देखने से, जी चाहता है बस इसी तरह उनके पास, उनके सामने ही रहे, उनकी हर गतिविधि को कौतुक से निहारते हुए। अब जाहिर है ये बात क्या वे भी नहीं जानती होंगी? ज़रूर जानती होंगी, तभी तो उसे देखते ही वे इतने खुश हो जाती है और काम में लगी होने के बावजूद इतने रस और कुतूहल के साथ उसकी बातें सुनती रहती है। उसे पता है लड़कों की अपेक्षा लड़कियां उसकी बातों से ज़्यादा प्रभावित होती हैं, अब इसका जो भी कारण हो। यूँ खेलकूद में उसका मन साथ के लड़कों से कम नहीं, कुछ ज़्यादा ही लगता था। मगर जाने क्या बात थी कि न उससे कभी गोल करते बनता था, न सामने वाले को उस खूबी से छकाते जैसे लालू या मोहन या रब्बू कर लेते थे। फिर भी चूंकि उसे अपने दोस्तों की ये खिलाड़ी खूबियाँ भी अपनी ही खूबियाँ लगती थी, खुद अपनी कमी उसे बिल्कुल नहीं अखरती थी, जिसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसने था ही नहीं, उसमें जानता ही नहीं था वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी कोई चीज़ होती है। दूसरे की उपलब्धि भी उसे अपनी ही जैसी पुलकित करती थी। एक दिन जब गेंद देकर गोल की तरफ बढ़ रहा था, हाफ बैक जीतू ने कुछ इस तरह स्टिक अड़ाई कि वह मुंह के बल गिर पड़ा। गिरते गिरते उसके मुंह से जाने क्या निकला कि जीतू, अबे साले तुझे मजा चखाता, वो कहते उस पर चढ़ बैठा और उसकी ठुकाई कर डाली। पहला मौका था उसे उसके अब तक के जीवन में जब उसके साथ ऐसा सलूक किसी ने किया था। औरों के साथ तो आम बात थी ये, लेकिन उसे तो आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था, कभी झगड़ा ही नहीं होता था किसी से, तो ऐसी नौबत आती कैसे? बाजारों गालियाँ जो कि सारे दोस्तों की जुबान पर हर दम चढ़ी रहती थी, उसके मुंह से कभी किसी ने नहीं सुनी थी। मोहल्ले में हर तरह से वह एक आदर्श लड़का माना जाता था। एक आदर्श लड़के के लिए बीच बाजार में इस तरह अपने से छोटे एक छोकरे से गाली खाना और पिट जाना, इससे बुरी बात भला क्या हो सकती थी? अब तो बल उस शर्म और ग्लानि से ही नहीं उबर पाया था। कितनी अजीब बात है कि बाद के बरसों में जब भी जीतू उसके सामने पड़ता था उसे वही दृश्य याद आ जाता था। भले अब जीतू उसके छोटे भाई का दोस्त था, उसे पांव छूकर पहला गो कहता था, उसे वह अब भी अपनी छाती पर चढ़ा हुआ ही महसूस होता था। वास्तव में जीतू तो उस घटना को बिल्कुल एकदम भूल चुका था, जबकि वो नहीं भूला था। लड़के कितनी आसानी से पुरानी बातें भुला देते हैं, मगर उसकी बात दूसरी थी। शायद लड़कियां उतनी आसानी से नहीं भूलती, तो क्या यह भी एक खासियत थी उसकी जो कि उसे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से ज़्यादा जोड़ती थी। एक और घटना याद आ रही है। स्कूल में उसके क्लास के किसी लड़के ने उसे धमकी दी, ठीक है बेटा स्कूल के बाद मिलना। मगर क्यों? उसने किया क्या था? झूठ मूठ नाम लिख दिया था उसका मॉनिटर ने। हाँ मॉनिटर ही तो था वो, क्या नाम था उसका? धबोला। हल्ला कोई और कर रहे थे, नाम उसने ब्लैक बोर्ड पर उसका लिख दिया था। इस मौलवी साहब का झापड़ पड़ता, इससे पहले ही वह चीख पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया माँ साहब, देखिए मैं तो ये चुपचाप ये तश्तरी बनाने में लगा था। इसी ने मुझसे हिसालू तोड़ लाने को कहा, मैंने मना कर दिया तो इसने झूठ मूठ मेरा नाम लिख दिया। ये विनोद और पीटर गए थे हिसालू लेने, आप इनका बस्ता खोल के देखिए, अभी भी उसमें पड़े होंगे।
मौलवी ने साहब ने जांच की तो आरोप सही साबित हुआ। बस मौलवी साहब ने बेचारे दपोला की वो धुनाई की कि पूछो मत, और ऊपर से उसकी मॉनिटरी छीन करके इस लड़के को सौंप दी। लड़का मॉनिटर कभी नहीं बनना चाहता था। सारे लड़के उसके खिलाफ जो हो गए थे, सत्यवादी समझे जाने की बजाय वह चुगलखोर समझा जाने लगा था। चुगलखोर, डरपोक और जाने क्या क्या। अब मौलवी साहब जो थे वुडक्राफ्ट पढ़ाने वाले, वो तो बड़े मजाकिया थे, मगर गुस्सा आता था तो अंधाधुंध हाथ चला देते थे। उसे खुद बड़ा पछतावा हुआ था धपोला को इस तरह धुनाई होते देख करके, मगर अब तो जो होना था हो चुका था। क्राफ्ट का पीरियड खत्म होते ही अखरोट के पेड़ के नीचे धपोला ने उसकी पीठ पर एक घूसा मारा था और कहा था, बेटा स्कूल के बाद मिलना, सारी मॉनिटरी निकाल दूंगा। इतने में बिरजू, जो उसके अपने मोहल्ले का सबसे दादा लड़का था, उसके पास आया, उसकी बाँह थाम ली। मेरे साथ चलना, देख लूंगा साले को, तू फिक्र मत कर। अपने मोहल्ले का, अपने बाजार का लड़का बाहर के छोकरों के हाथों पीटे, यह बिरजू कैसे सहन कर सकता था। उसी के बूते कुछ दिन मॉनिटरी भी चल गई थी इस लड़के की, मगर धीरे धीरे पता नहीं क्यों उसे बिरजू की छत्र छाया अखरने लगी। लड़के जब तब उसे पिट्ठू, चुगलखोर, जाने क्या क्या कह देते। वह भीतर ही भीतर जल भुन जाता। यूँ भी बाजार का होते हुए भी बाजारू लड़कों की अपेक्षा। वो बीच में रुक गया था, 1 मिनट पहले से शुरू कर सकते हो। 1 मिनट पहले पीछे से 1 मुग्ध भाव से देखता रहता था वो अपने ही थोड़े बड़े लड़कों को मुदगर हिलाते हुए या पैरेलल बार पर जिम्नास्टिक करते हुए। देखते समय तो लगता था जैसे वही ये सब कर रहा हो। उसके पुट्ठे, उसकी टांगें भी उतनी ही मजबूत लचीली हों, मगर 3 महीने लगातार झक मारने के बाद भी वो कुछ खास सीख नहीं पाया था। मुदगर तो उसे उठते ही न थे। वहाँ पाड़े खोला से के गुरुजी आते थे व्यायामशाला में। उन्होंने उसे जिम्नास्टिक सिखाना शुरू किया। तंग आकर तीसरे ही दिन उससे कह दिया, तुम तो मुर्दे की तरह अकड़ जाते हो, ढीला नहीं छोड़ सकते बदन को, ऐसे तो तुम कभी कुछ नहीं सीख सकोगे। वो इस कदर बेचारा रुआसा हो गया, हतप्रभ हो गया कि 2 दिन तो गया ही नहीं। तीसरे दिन गुरुजी ने उस पर तरस खाकर उसे दंड बैठक लगाना सिखाना शुरू किया। वो थोड़ा सीख गया तो उसका हौसला बढ़ाने को उन्होंने उसे पैरेलल बार का सबसे जो आसान व्यायाम होता वो करके दिखाया। चलो तुम करके दिखाओ अब, शाबाश। उन्होंने दूसरी बार करने को उकसाया कि वह अचानक अपना संतुलन खो बैठा और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। और तो और गुरुजी तक हंस पड़े। धरती फट जाती तो वह उसमें समा जाता। बस उस दिन के बाद उसने कभी व्यायामशाला का रुख ही नहीं किया। पहलवान बनने का शौक हमेशा के लिए मिट गया। उसके बाद आसन और प्राणायाम सीखने का दौर शुरू हुआ। उसमें थोड़ी प्रगति भी की उसने, मगर जो सबसे सुंदर आसन उसे लगते थे, मयूर आसन और शीर्षासन, वे तो उसे लाख कोशिश के बाद भी बनते ही नहीं थे। जबकि पुरोहित जी का लड़का, जो पढ़ने में भी उसका निकट प्रतिद्वंदी था, सारे के सारे आसन मजे मजे में कर लेता था। यहाँ भी वह पिट गया तो उसने सुबह सुबह घूमने जाना शुरू किया। कोई अखबार आता था उसके यहाँ, हरिजन सेवक शायद, जिससे उसे पता चला कि गांधी जी का यह प्रिय व्यायाम है और इसे वो सबसे संपूर्ण व्यायाम कहते हैं। बस ये बात उसे जच गई। सूर्योदय से पहले ही वह निकल जाता घर से और कम से कम 4 मील का चक्कर लगा के आता। इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं था, न किसी के साथ की या सहारे की ज़रूरत थी। रोज़ नए रास्ते, नई दिशाएं खोजता, जंगलों की तरफ निकल जाता और छुट्टी हुई तो घंटों किसी निर्जन में बैठा प्रकृति की शोभा निहारता था। कभी कोई किताब भी साथ में ले जाता, कभी कविता सूझ जाती तो वहीं कविता भी लिखने बैठ जाता। लौटकर उसे लगता उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। क्या रखा है इस बेकार की पहलवानी ने, नटों की तरह उल्टे सीधे करतब दिखाने में। असली व्यायाम तो यह है, व्यायाम का व्यायाम, मस्ती की मस्ती। उसे पता नहीं था कि वह इतना एकांत प्रेमी है, इतना प्रकृति प्रेमी है।
इतना ही क्यों, अब उसे यह भी समझ आने लगा कि उसमें और दूसरे लड़कों में फर्क है। वह कवि है, कलाकार है और जाने क्या क्या है जो उसके साथ के लड़के नहीं हैं, कहीं से भी नहीं। उसे यह देखकर अचंभा होता था कि लड़के क्लास में अव्वल आने वाले ब्राह्मणों के लड़के तक उसकी तरह लंबे सैर सपाटे में दिलचस्पी नहीं दिखाते, न उन्हें एकांत का प्राकृतिक सौंदर्य का वैसा चस्का है जैसा कि उसे है। वो तो घंटों बैठा रहता है सुनसान जंगल में। तो फिर वो सोचने लगा कि क्या लड़कियां इस मामले में लड़कों से कुछ अलग नहीं होती, क्या वे प्रकृति के ज़्यादा निकट नहीं होती, क्या वे भी उसी की तरह एकांत प्रेमी होती हैं। जंगलों और नदी नालों के बीच भटकने का उनको भी क्या वैसा ही नशा होता होगा जैसा कि उसे है? शायद नहीं, मगर लड़के को लगता है उन्हें लड़कियों की इसकी क्या ज़रूरत है, वे तो खुद अपने आप में नदी है, झरना है, जंगल है। क्या उसे उनके साथ बिल्कुल वैसी ही ताजगी और फुर्ती महसूस नहीं होती? आखिर जितनी भी देवियाँ हैं यहाँ उसके शहर में, वे सब की सब पहाड़ों की चोटियों पर ही क्यों विराजती हैं? उन्हें वहीं अच्छा लगता होगा, तभी तो देवी के नाम पर ही इन सारे पहाड़ों का नाम भी रखा है। अब जैसे उत्तर की ओर जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जिधर वह रोज टहलने जाता है, वह कासार देवी कहलाता है कि नहीं? पूरब वाली चोटी का नाम बानड़ी देवी क्यों है? पश्चिम में जो सबसे बड़ा, सबसे घने जंगल से ढका हुआ पर्वत है, वह भी तो स्याही देवी है कि नहीं? और लड़कियां लगती भी कभी कभी बिल्कुल देवी जैसी ही है, नहीं? खासकर तब जब वे कुछ बोलती नहीं, चुपचाप मूड़े पर बैठी बैठी मुस्कुराती रहती हैं, मोहिनी दीदी की तरह। या जैसे कभी कभी वो बगल वाली जानकी लगने लगती है। कब? जब वह रात को अपने नाना को ऊपर खाने के लिए भेजकर दुकान समेटने आती है। जैसे दो की जगह चार हाथ उगाए हों उसके, कितने फटाफट सारे काम निपटाती है। और फिर भी सामने बैठे लड़के को लगता है वह कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ उसकी बातें सुनती हुई चुपचाप बैठी है, आंखों ही आंखों में हंसती हुई। जैसे उसके आ विराजने से ही सारे काम अपने आप होते चले जा रहे हैं। कमाल है, इतने पास रहते हुए भी जानकी से उसकी दोस्ती इतनी देर में क्यों हुई होगी? ठीक है कि उससे कम से कम 4-5 साल तो बड़ी होगी ही वो, मगर मोहिनी दीदी ही कौन उसके बराबर है? वैसे मोहिनी दीदी की बात अलग है, जानकी की बात अलग है। वह उसे जानकी दीदी नहीं कहता, वह सिर्फ जानकी है, दीदी नहीं। उसका दीदी न होना ही सुंदर लगता है। देवी तो वह जरूर है मगर दीदी नहीं है। देखा नहीं उस दिन बानड़ी देवी के मंदिर में? सच में ऐसा कभी नहीं हुआ उसके साथ जैसा उस दिन हुआ। अरे हाँ, तभी से तो जानकी से दोस्ती हुई उसकी। यूँ तो रोज उसे देखता है छत पर या आंगन में कपड़े सुखाते हुए, पौधों को पानी देते हुए। फिर पहले क्यों नहीं जानकी से उसकी ऐसी दोस्ती हुई? ये बात उसकी समझ में नहीं आती। हाँ, जानकी की जो छोटी बहन है पारो, उससे ज़रूर उसकी काफ़ी पहले से जान पहचान है। उसके साथ तो वह खेलता भी रहा है। तो क्या जानकी उसे अपने से इतनी बड़ी लगती है होगी? बड़ी तो मोहिनी दीदी भी है। फिर कभी जानकी को जानकी दीदी कहकर बुलाया हो ऐसा तो याद नहीं पड़ता। वह उस तरह अपनी तरफ से हंसने बोलने वाली भी तो नहीं थी। उसकी तरफ वह पहले ध्यान ही कहाँ देती थी। कभी आती भी थी तो माँ से ही बात करती थी, उससे नहीं। उससे बहुत गुस्सा आता था। अब तो जिधर देखो जानकी ही जानकी दिखाई देती है लड़के को, जानकी ही जानकी सुनाई पड़ती है। परंतु अभी तक कहाँ थी वह? सच में लड़के को एकाएक भरोसा ही नहीं होता कि उस दिन, जिस दिन जानकी के घर के लोग और उसके घर के लोग साथ साथ बानड़ी देवी गए थे और लौटते में जंगल के बाकी लोग आगे निकल गए थे, और वो और जानकी मंदिर में झूला झूलते रहने के कारण पीछे छूट गए थे। और काफी दूर तक जंगल के भीतर बस वे दो ही थे और कोई नहीं। काफी देर के बाद वे लोग उनको पकड़ पाए थे, घर के लोगों को। पता नहीं उसी दिन से तो जानकी से उसकी दोस्ती शुरू हुई असली, ऐसी दोस्ती जैसी आज तक किसी लड़के की किसी लड़की के साथ नहीं हुई होगी। साक्षात बांडी देवी ही मानो उसके साथ झूला झूल रही थी। साक्षात बांडी देवी ही जैसे उसे जंगल की सैर करा रही थी।
उसकी तो समझ ही में ही ना आ रहा था कि जानकी को ये हो क्या गया है, ये वही जानकी है कि कोई और। निश्चय ही यह हुआ जानकी तो नहीं थी। क्या उसने कभी उसे इस तरह खिलखिलाते देखा था, इस तरह दौड़ते फिसलते कूदते देखा था? वह जो उससे बात तक नहीं करती थी, उसकी तरफ देख करके मुस्कुराती तक नहीं थी, ये कैसे हो सकता है कि वही लड़की अब उसके साथ मज़े से झूला झूल रही है और सबको छोड़कर उसी के साथ लगी हुई है? आखिर उसी ने तो खुद उसका हाथ पकड़ा था ना। कब? जैसे ही मंदिर से थोड़ी दूर चलने के बाद उतार शुरू हुआ था, तब कितना मज़ा आ रहा था चीड़ की पत्तियों पर साथ साथ फिसलने में। कैसे वह अचानक दौड़ पड़ी थी, उससे बोली थी, अब तू यहीं खड़े रहना, हाँ, जब मैं आवाज़ दूंगी तब मेरे पीछे आना, दौड़ना, देखूं तू मुझे पकड़ सकता है कि नहीं। मैं एक जगह छिप ही रहूंगी, हाँ। जहाँ से घना जंगल शुरू होता था वहीं पर उसको यह खेल सूझा था। चीड़ के जंगल में छुपने की जगह ही कहाँ होती है। और तब काफ़ी देर बाद उसकी कूक सुनाई पड़ी थी और वह दौड़ पड़ा था उसी तरफ। बड़ी देर तक वह कहीं दिखाई नहीं दी तो उसे कैसा अजीब सा डर लगा था उस सन्नाटे में, जो कि झिल्लियों की लगातार झंकार से और ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा था। कहीं कोई आदमी नहीं, कहीं कोई आवाज़ नहीं, हवा भी चलनी बंद हो गई थी और अब तो वह पतली सी पगडंडी भी नहीं दिखाई दे रही थी जिस पर वे दोनों अभी तक चलते आ रहे थे और जो अचानक बांस के घने जुरमुट के बीच गुम हो गई थी। उसने तो अपनी समझ से उस झुरमुट का हर कोना छान मारा था, मगर जानकी का कहीं पता नहीं कि अचानक पीछे से बिना रत्ती भर भी आहट किए वह आई और पीछे से उसकी आंखों को अपनी हथेलियों से ढांप दिया। एक पल को तो वह सचमुच डर गया था। नहीं नहीं, इसमें डरने की क्या बात थी। उसकी आंखों के सामने साक्षात बनदेवी खिलखिला रही थी। चल अब मैं तुझे ढूंढूंगी, तू भाग। पर वह तो बनदेवी को अपलक निहारता ठगा सा रह गया था। अरे भागना, वो कह रही थी और वह आवाज़ तो जानकी ही की ही तो थी। अभी भी आंख बंद करता है तो उसका वही रूप सामने आ जाता है। अच्छा रहने दे, चल, तेरी माँ फिक्र कर रही होगी कहाँ गए ये दोनों। उसका हाथ पकड़ लिया था उसने और सारे रास्ते पकड़े रही थी। तू डर गया था क्या? क्यों डर गया था रे तू? उसे यह भी कहते नहीं बना था कि नहीं बिल्कुल नहीं डरा था, डरने की क्या बात थी इसमें। वो तो एक मंत्रमुग्ध अवस्था में था और उससे नहीं उभर पा रहा था। कुछ हो गया था उसे, जाने क्या। तुझे छुपन छुपाई अच्छी नहीं लगती? वह उससे पूछ रही थी। क्यों नहीं, उसने भड़बड़ा कर जवाब दिया था। अब मैं छुपूं, तू मुझे ढूंढेगी? क्यों नहीं, उसने हड़बड़ा कर जवाब दिया था। अब क्या, अब तो जंगल भी खत्म हो गया। वो देख, मोटर सड़क दिखाई देने लगी है। देख नहीं रहा? सच में मोटर सड़क दिखाई दे रही थी। कितनी जल्दी जंगल खत्म हो गया था। सारा जादू ही छूमंतर हो गया एक ही झटके में। पहले कितना खेलते थे हम लोग, अब तो। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। जानकी की आवाज़ कैसी अजीब सी लग रही थी। कितने बरसों बाद झूला झूलने को मिला। कितने बरस हो गए बानड़ी देवी आए, पहले कितना आते थे। उसे झटका सा लगा। वो अभी तक जानकी को बानड़ी देवी से अलग नहीं कर पा रहा था। अगले क्षण उसने पाया कि उसका हाथ जानकी से छूट गया है। उसे बड़ा बुरा लगा था, मगर जैसे ही सड़क के मोड़ के उधर से अपने भाइयों की और माँ की आवाज़ें उसके कानों में पड़ी, उसकी समझ में आ गया कि जानकी ने अचानक क्यों उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया था। क्या बानड़ी देवी की शहर में लीला साथ नहीं थी? ऐसा कैसे हो सकता है? सारे के सारे लोग तो थे। कहीं उसी दिन से तो लीला नाराज नहीं है? अरे अभी तक उसकी जो दोस्ती थी लीला से ही तो थी। वो लड़कियों के स्कूल में पढ़ती है पर है तो उसी क्लास में। कितनी बार तो उसे अंग्रेजी पढ़ाई है लड़के ने, कितनी बार तो उसको सवाल लगा के दिए हैं। अब तो सामने नहीं पढ़ती, उसे देखते ही मुंह फेर लेती है। पहले छत पर वो होता था तो खुद भी चली आती थी किसी बहाने। अब बड़ी पर्दे की रानी बन गई है। वो तो अभी छोटी है, बाजार तक जा सकती, उसे तो कोई रोक टोक नहीं। फिर क्यों घुसी रहती रहती है हर वक्त पूजा की कोठरी में? बड़ी भक्तिन बन गई है आजकल। क्यों? उस दिन घंटा भर बैठा रहा, दरवाज़ा नहीं खोला। मैं क्या अपने काम से गया था? मुझे तो जानकी नहीं आवाज़ दी थी जरा इधर आना। नब्बू मुझसे बन नहीं रहा इसका नक्शा। मैं घंटे भर उसी का नक्शा बनाता रहा और वो अपनी कोठरी में घुसी रही।
कितनी बार आवाज़ देकर बुलाया जानकी ने, मगर ऐसे करती रही जैसे बहरी हो गई हो। अपनी ही बहन से जलती है। जानकी मेरे यहाँ आती है, मेरे पास बैठती है, खूब बात करती है, यह उसे बिल्कुल नहीं सुहाता लगता है। क्या मैं इतना भी नहीं समझता? हाँ, उस दिन थी तो हमारे साथ ही तो थी। मैं और जानकी इतनी देर तक साथ साथ झूला झूलते रहे। यह बात कहीं उसे चुभ गई होगी बुरी तरह। नहीं, तभी तो रास्ते पर मुंह लटकाए रही। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सच है, लड़का इसमें भला क्या कर सकता था? जानकी जो पहले उसे मुंह तक नहीं लगाती थी, अब उस पर पूरा कब्जा किए हुए है। यह बात क्या लीला को नहीं खटकेगी? और ये नब्बू, कुछ काम नहीं है इसको, जो रात को घंटे घंटे भर दुकान में जाने क्या खुसुर फुसुर करता रहता है इसके साथ? लीला क्या इतना भी नहीं जानती कि दीदी को आजकल दुकान बंद करने में इतनी देर क्यों लगती है? लड़के की उम्र इस वक्त क्या होगी, क्या होनी चाहिए? वह 7वीं में पढ़ रहा है कि 8वीं में? 10वां पास हुआ तब 16 पूरे किए थे। इसका मतलब जब यह घटना घटी उस वक्त उसकी उम्र 13 के आसपास रही होगी। हद से हद 14। क्या 14 बरस का छोकरा इतनी हिम्मत दिखा सकता है? ये तो हद ही करती उसने। आज सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके। क्या जानकी को भी कभी याद आती होगी उस रात की बात? कैसा लगता होगा उसे? अभी दिखी तो थी रामनगर में, कैसी हड़कल हो गई है। कैसी थी वह और कैसी हो गई है? मेरी शादी में तो आई थी दुल्हन को देखने, कितनी खुश थी, कितना खिलखिलाकर हंस रही थी। कैसा लगा था यह जानकर कि वह अभी तक कुंवारी ही बैठी है। अरे लीला की शादी तो उससे कितनी छोटी बहन की कभी की हो गई है उसकी शादी, और उसके लड़की भी हो गई है। उसी ने तो बताया था कैसा धक्का लगा था। और अभी रामनगर में जब अचानक ही बाजार में उससे भेंट हो गई थी, भाभी ने ही बताया था बाद में कि वह किसी स्कूल में पढ़ा रही है और अकेली रहती है लड़कियों के हॉस्टल में। जानकी की शादी नहीं होनी थी और नहीं हुई। अब नहीं हुई तो नहीं हुई, इसमें उसका क्या कसूर है? पर ऐसा आखिर क्यों हुआ? सभी की शादी होती है, एक जानकी ही क्यों अनब्याही रह गई? उसके अनब्याही रह जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कम से कम वो तो बिल्कुल नहीं। फिर क्यों उस दिन रामनगर में रात को अपने कमरे में वह रात को करवटें ही बदलता रह गया था? उसी दिन जिस दिन जानकी अचानक एक युग बाद उसके सामने प्रकट हुई थी। क्या हो गया था उसको? कितनी अजीब बात है कि 40 वर्षों के अंतराल के बाद भी उस दिन चलते समय जानकी के मुंह से वही वाक्य सुनाई पड़ा था, आना हाँ। कितनी दूर फिका गया था वो अपने ही भीतर, वही आना हाँ सुनकर। हाँ, वह अजीब सी घटना नहीं घटी होती 40 बरस पहले तो शायद ये इतना मुश्किल न होता जानकी से उसके घर जाकर मिल आना। इसका मतलब वह लाख चाहे अपने मन को समझा ले, वह अपराधी तो कहीं न कहीं अनुभव करता ही है। मगर क्यों? कैसा अपराध? क्या अपराध किया था उसने? उन लोगों के यहाँ सोने चांदी का काम होता था। नाना जी जानकी के सुनार थे। सुबह से शाम तक दुकान में तांता लगा रहता था। गांव देहात से गहने बनवाने आए लोगों का। रात लगभग 9 बजे के आसपास जानकी नीचे उतरती थी नाना को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए। नाना को खाना खाने ऊपर भेजकर धीरे धीरे दुकान समेटना और उसे बंद करना, ये काम जानकी के ही जिम्मे था। कोई छोटा मोटा काम अधूरा छूट गया हो तो उसे निपटाना, फिर भट्टी में सुलगते हुए कोयलों को बुझाना, तेजाब में पड़े गहनों को निकाल कर सुखाकर उन्हें संदूक में बंद करना, फिर तख्ते निकाल करके एक के बाद एक खांचे में जमाते हुए दुकान को बंद करना। इस सब में घंटा भर तो लगता ही होगा। क्यों नहीं लगेगा? लगना ही चाहिए। जानकी को भी नब्बू के साथ गपशप करने का, उसकी रस कौतुक भरी बातों से अपना जी बहलाने का भला इससे अच्छा मौका और क्या मिलता? नब्बू को भी कभी कभी ठीक इसी तरह की ड्यूटी बजानी पड़ती है कि नहीं? बाबू जब तक खाना खाकर लौट नहीं आते तब तक दुकान पर बैठने की। पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि इधर जानकी अपने तिमंजिले से नीचे उतरकर दुकान में दाखिल होती है और उधर लड़का भी एकदम फुर्सत होकर उसके सामने आकर जम जाता है। जानकी तेजाब के पानी वाली डोंगी में पड़ी बारीक सी चीज़ों को एक चिमटी से निकाल निकाल के कपड़े से सुखा रही है और संदूक में सहेज रही है।
जानकी कोयले बुझा रही है और वह तख्ते निकालकर खांचे में बिठाने में उनकी उसकी मदद कर रहा है। सारे के सारे काम जैसे अपने आप ही हुए जा रहे हैं और बातें हैं दोनों की कि कभी थमती ही नहीं। दिन भर में लड़के के साथ जो कुछ भी घटता है उन सब का साझा और किसके साथ होगा? जानकी के साथ ही नहीं होगा। आखिर उसकी जो एक अपनी दुनिया है, लड़कों की दुनिया, वह तो जानकी के लिए अपरिचित अगम अगोचर हुई। कुतूहल तो होगा ही उसे, क्यों नहीं होगा? जानकी का स्कूल तो कभी का छोड़ा दिया गया है। जानकी उससे कम से कम 5 साल तो बड़ी होगी ही। क्या करना है स्कूल में पढ़कर इतनी बड़ी लड़कियों को? और हाँ, उन्हीं दिनों लड़के के कानों में कुछ अजीब सी बातें पड़ी है जिनसे वह मन ही मन अकुलाया हुआ है। मगर क्यों, इसमें भला अकुलाने की क्या बात है? लड़कियों की शादी तो होती है। अभी हाल में मोहनी दीदी की हुई कि नहीं हुई, रज्जू दीदी की नहीं हुई, फिर जानकी की भी शादी क्यों नहीं होनी चाहिए? वह दीदी नहीं है, दोस्त है। तो इससे क्या, अगर जानकी को भी मोहनी दीदी की तरह खूब लंबा तगड़ा सुंदर सा दूल्हा मिल जाए तो क्या उसे अच्छा नहीं लगेगा? जरूर अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। मगर बात दरअसल इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। लड़के की यह जो अकुलाहट है, परेशानी है, वह यूं ही नहीं है। उसकी कोठरी के ठीक ऊपर जो कमरा है, वहाँ उसकी माँ से जो पड़ोस की औरतें मिलने आती हैं, वे जो भी बातें करते हैं उसे कोठरी में बैठे बैठे अपने आप सुनाई दे जाता है। तो अब उसमें इसका कोई कसूर, उसका क्या कसूर? वो कोई जानबूझ के सुनने तो बैठा है नहीं वहाँ। अभी परसों की ही तो बात है, वह जो परूली बुआ आई थी, क्या कह रही थी? यही ना कि जानकी के ब्याह की बात तो अभी क्या परसों से चल रही, मगर जाने क्या बात है, कैसे दुष्ट ग्रह हैं उसके जो हर बार आड़े आते आ जाते हैं। कितने रिश्ते आए मगर बात बनती ही नहीं, बनते बनते बिगड़ जाती है। भगवान करे अब जो ये रिश्ता आया है रानीखेत वालों का, वही पक्का हो जाए, ग्रह मिल जाए किसी तरह से। बेचारी बिना माँ बाप के लड़की ऐसे कब तक कुंवारी बैठी रहेगी? तो क्या लड़का तभी से और इसीलिए परेशान है? यह सच है कि जानकी को देखते ही, उसके सामने बैठते ही उसकी परेशानी जाने कहाँ बिला जाती है। कब से चल रहा होगा ये सिलसिला, रात को सोने से पहले और खाना खा चुकने के बाद इस तरह जानकी के साथ गपियाने का। शायद भांडी देवी गए थे ना, तभी से। मगर उस बात को तो कम से कम अब तक साल भर हो गया कि नहीं। जिस दिन खुद उसी को दुकान में देर हो जाती है, यानी बाबू देर लगा देते हैं, तो वह कैसा मछली की तरह पड़ाने लगता है जानकी से मिलने के लिए, और कैसी दौड़ लगा देता है बाबू के आते ही। सचमुच ऐसा कम ही होता है कि इतनी देर हो जाने के बाद भी जानकी की कम से कम एक झलक भी उसे देखने को न मिले। भले वो अपना सारा काम खत्म कर चुकी हो और बस आ गया, नब्बू बड़ी देर कर दिया आज तूने, कहने भर को, और अपनी मीठी मुस्कुराहट से उसे नहलाने भर को सीढ़ियों पर ठिठकी हुई हो। इतने पर भी लड़का हाँफते हाँफते जानकी को कम से कम 2-4 मिनट तो वहीं सीढ़ियों पर अटका ही लेता है। मगर आज तो गजब ही हो गया। लड़के को आखिर ये क्या सूझा? आज तो वह जल्दी आ गया था और कोई घंटे भर से जानकी को एक अभी अभी पढ़े उपन्यास की कहानी सुनाने में लगा था। जब ऊपर से नानी की तीसरी बार पुकारने पर अंततः जानकी उठकर जाने लगी तो उसे एकाएक जाने क्या हुआ, उसने सीढ़ियाँ चढ़ रही जानकी का हाथ पकड़ लिया। जानकी, उसकी आवाज़ भर रही हुई थी। जानकी एक बार की चौंक गई, मगर अपना हाथ छुड़ाया नहीं उसने। धीरे से बोली, क्या है नब्बू? उसने और भी कसकर पकड़ लिया उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से। जानकी, तू चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? तू मेरे साथ ही ब्याह कर ले न जानकी। मुँह लाल हो जाना एक मुहावरा भर नहीं है। मुँह लाल हो जाना किसे कहते हैं, कोई इस लड़के से पूछे। जानकी उसके मुँह से वह बात सुनकर जहाँ की तहाँ गड़ी रह गई थी। उसका एक पाँव निचली सीढ़ी पर था और दूसरा अगली सीढ़ी पर, और हाथ लड़के के हाथों में। वह न तो अपना हाथ छुड़ा पा रही थी, न उधर को जिधर उसका मुंह था, क्या है नब्बू पूछते, उधर से अपना मुंह ही हटा पा रही थी। क्या महज 1-2 सीढ़ी चढ़कर भला कोई इस तरह हाँफता है? मगर उसकी सांस ऐसी तेज चल रही थी कि उसे एकदम पास खड़े लड़के को एकदम अपने ऊपर महसूस हो रही थी। खुद उसकी हालत क्या रही होगी उसे पता नहीं, बिल्कुल याद नहीं। बस जानकी की वह स्तब्ध विजड़ित छवि। अचानक धौकनी चलते ही जिस तरह कोयले दहक उठते हैं ना, उसी तरह उसके गालों और कानों का दहक उठना भारी उसे याद है, और उसकी वे भारी भारी गरम गरम सांसें
वह एक पल जाने कब तक जमा रहा। उसे सचमुच होश नहीं था। होश लौटा तो देखा पाया सामने जानकी नहीं है। जानकी का जाना उसने नहीं जाना, सचमुच ही नहीं जाना। क्या सोचा होगा उसने उस रात, क्या क्या महसूस किया होगा उसने नींद की खाई में गिरने से पहले। सुबह उठने के बाद जब उसे वह रात की बात याद आई होगी, कैसा लगा होगा। छत पर आंगन के उस तरफ के आंगन में क्या जानकी दिन भर में कभी नहीं दिखी होगी? जरूर दिखी होगी। क्या वह सचमुच उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सका होगा? और फिर अगली रात जब वह दुकान से या खेल से लौट कर आया होगा, क्या वह खाना खाने के बाद रोज की तरह जानकी के पास आकर बैठा होगा? उस रात और उसके बाद की रातों को भी क्या वह सिलसिला, बरसों का सिलसिला जानकी के साथ बैठने बतियाने का, क्या उस रात के बाद भी हर रात पहले की तरह चलता रहा होगा? लड़के की याददाश्त बिल्कुल बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। कैसे काम करेगी? जब कोई सिलसिला हो तब ना। सिलसिला अपने आप ही टूट गया और फिर उसके जुड़ने की नौबत कभी नहीं आई। यह मान लेना जितना मुश्किल हो, तकलीफ दे हो, मानना तो पड़ेगा। इसलिए कि सिलसिला टूट जाने का एक और प्रमाण ऐसा उसके भीतर मौजूद है जिसके आगे कोई भी सोच काम नहीं देता। नहीं, यह बहुत बात की घटना नहीं हो सकती, और नहीं है। ये तो उस अनहोनी सी रात के बाद के कुछ हफ्तों के बाद की घटना होनी चाहिए। हाँ, वह भी तो एक रात ही थी। उस रात से कहीं ज्यादा गहरी रात। उसे बुखार था हल्का सा, शायद मधुमक्खी ने काट खाया था। उसके हाथ या पाँव में सूजन थी। रामलीला के दिन थे वे। घर के सब लोग रामलीला देखने जा रहे थे। सिर्फ एक चाचा थे जो बीमार थे साथ वाली कोठरी में, और माँ से उसी ने जिद करके कहा था कि चली जाओ रामलीला देखने बगल वालों के साथ। वह तीसरा दिन था रामलीला का, जिस दिन धनुष यज्ञ होता है। उसके नाना परशुराम का पाठ करते थे, ये भी अच्छी तरह याद है। और तभी नीचे सीढ़ियों से उसकी आवाज़ सुनाई दी थी, नब्बू नहीं आ रहा है क्या? कहाँ, उसे तो बुखार है जानकी। सामने वाली कोठरी से माँ की आवाज़ सुनाई दी। उसे एकदम पास उसके पाँव की आहट मिली। क्या हो गया नब्बू? हाँ, यह जानकी ही तो पूछ रही थी उससे। कमरे में घुप अंधेरा है। हाथ बत्ती उठाकर माँ ले गई है, जो कि सामने वाली कोठरी में कपड़े बदल रही है। वह दोनों हाथों से जानकी के पाँवों को जकड़ लेता है और अपना तपता हुआ माथा और मुंह उन पर रगड़ने लगता है। जानकी दीदी, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे बुखार है। जानकी धप्प से बैठ गई है उसके सिरहाने और उसके सिर को वापस तकिए पर रखती हुई उसे सहलाने लगती। अरे क्या हो गया नब्बू तुझे? और उसके माथे को थपथपाती हथेली के नीचे नब्बू को लगता है जैसे जानकी कह रही हो, काकी तुम जाओ और मुझे यहीं रहने दो नब्बू के पास। नब्बू अकेले कैसे रहेगा? अरे मैं तो जा ही नहीं रही थी जानकी, यही जिद कर रहा है जा जा करके। कोठरी से माँ की आवाज़ आ रही है। अचानक हड़बड़ा कर उठती हुई जानकी पहले उसके माथे पर और फिर उसके कानों पर अपना मुंह रख देती है। तू आजकल आता क्यों नहीं नब्बू? तू ठीक हो जाना फिर आना। हाँ, उठ खड़ी हुई होती है। क्यों लीला नहीं आ रही है क्या? यह माँ है जो अब उसके माथे को छू रही है। क्या करूं, ये मान ही नहीं रहा। कह रहा चाचा है तो सही, हाँ तू जानकी के साथ जाके रामलीला देखा। मोना ने काट लिया इसे, उसी से बुखार आया। जानकी कुछ नहीं बोल रही। इसका मतलब लड़का मन ही मन सोच रहा है जानकी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। क्या ही अच्छा हो अगर माँ लीला को साथ लेके चली जाए और जानकी को यहीं मेरे पास बिठा जाए। मगर लीला यहाँ कहाँ है? जानकी को ही जाना पड़ेगा। और वह चली भी गई है माँ के साथ और वह अकेला है, मगर कितना अच्छा लग रहा है उसे। नहीं, वह बिल्कुल भी उदास नहीं है। उसने क्या कहा था अभी अभी उसके कान में? अभी भी लग रहा है जानकी का मुंह अपने कानों में उसे। अभी भी लग रहा है जैसे गई नहीं, बैठी है यहीं मेरे पास, मेरे कानों पर अपना मुंह रखे। आना, हाँ कहा था उसने। क्या मतलब हुआ इसका? जानकी नहीं नहीं, जानकी दीदी। जानकी दीदी ने उसे माफ कर दिया उसकी उस दिन की बदतमीजी को। कितना प्यार करती है उसे। अब वह पहले की ही तरह रोज उसके पास बैठेगा। अब शर्माने की कोई बात नहीं। अब वह दीदी है, जानकी दीदी, और सब ठीक हो गया। अब कौन छीन सकता है जानकी दीदी को उससे? फिर क्या हुआ? क्या वह सिलसिला फिर से शुरू हो गया? सचमुच कहीं वह उसका भ्रम तो नहीं था?
नहीं, वह भ्रम कैसे हो सकता है, उसे अच्छी तरह याद है। जानकी ने न केवल उसे पूरी तरह माफ कर दिया था, बल्कि ये भी साफ जता दिया था कि वह उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं, बल्कि उसके कानों से अपना मुंह चिपकाकर जिस उत्सुक अधीर आग्रह के साथ उसने आना हाँ कहा था, उसका मतलब यही न हुआ कि वह उस तरह नाराज भी कहाँ थी, बिल्कुल नहीं थी। वो तो कभी से उसका इंतजार कर रही थी, कभी से उसे यह बतलाना चाह रही थी कि नब्बू, तू मुझे अच्छा मानता है ना, मैं भी तो तुझे बहुत अच्छा मानती हूँ। तूने कैसे समझ लिया रे कि मैं तुझसे नाराज हूँ? आना क्यों बंद कर दिया तूने? अब तो तू समझदार हो गया है, अब तो तू आएगा ना नब्बू, आना हाँ। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दूसरी जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो जैसा कि आप देखेंगे, जो कहानी अभी आपने सुनी उससे बिल्कुल ही अलग रंग की कहानी है। शुरुआत में जो एक भूमिका सी मैंने बांधी थी, याद होगी आपको, एक आत्मालापी सुर की कहानी है। अलग वातावरण, अलग समस्या, अलग इसकी समस्या है। डंक इस कहानी का नाम है। डंक। कौन? अरे आ गए, बड़ी जल्दी आ गए आप, और दिन तो भूल गए आप भी नहीं पहचाना। 25 मरतबा मैंने यहीं इसी खड्ड से आवाज़ दी है आपको, और हर बार आप आए हैं। देर बेरी से ही बिला नागा आप आए हैं। अब सोच क्या रहे हैं? बस आग बंद करिए और सीधे कूद पड़िए। 1 सेकंड के अंदर आप यहाँ इस गह्वर में पहुँच जाएंगे। देखा देखा आपने? मैंने कहा क्या था आपसे, छुइए मत, देखिए बस यहाँ इसी जगह। कितनी बुरी तरह काटा है, मुझे पता नहीं मैं कब चीखा भी या नहीं, है तो आप ही जान सकते हैं। अब आपको क्या बताऊं, जब तक डंक इतना तीखा नहीं होता कि खून का जर्रा जर्रा तड़पने और बिलबिलाने लगे, तब तक मैं आपको आवाज़ देना तो दूर रहा, चूं तक नहीं करता। मामूली चोटों की तो मुझे आदत पड़ गई है, मामूली से कुछ ज़्यादा मैं भी बकबका के छुट्टी पा जाता हूँ, या चुपचाप एक कोने में बैठा झींकता रहता हूँ। ज़बान की लगाम बिल्कुल ढीली छोड़ देने से जो राहत मिलती होगी, उसका भी मैं आदी हो गया हूँ, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। मेरे एक दोस्त हैं जो सुबह बिस्तर छोड़ने से लेकर रात खुद बिस्तर हो जाने तक मुसलसल स्वागत भाषण करते रहते हैं। बस सामने कोई आदम कद दिखता रहे, इतना उनके लिए काफ़ी है। वो चाहे उनकी बीवी हो, चाहे उनका लड़का हो, चाहे कोई दोस्त हो, आप उनके साथ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पैदल कराइए तो भी उनकी भड़ास पूरी नहीं होगी। आप रास्ते में ही ढेर हो गए तो ये आपकी लाश पर पाँव रख के तब तक बुदबुदाते जाएंगे जब तक आप उनकी आत्मकथा सुनने के लिए फिर से जिंदा न हो जाएं। अगर उनके मुंह से निकला हर शब्द हवा में छप सकता, तो मैं सच कहता हूँ अभी तक यह अंतरिक्ष काला पड़ गया होता और आसमान की स्याही भी कभी की चुक गई होती। माफ कीजिए, मैंने आपकी नींद खराब कर दी है। जहाँ भी आप हों, पुआल पर या पलंग पर, गुदड़ी में या डनलप में, बाबू लेन में या बजरिया में, चाणक्यपुरी में या स्वर्गाश्रम में, आपको यह पूछने का पूरा पूरा हक है कि मैं हूँ कौन, जो कभी भी किसी भी वक्त जागते में, सोते में, खड़े में या पड़े में, कभी भी किसी भी वक्त आपके सर पर आ धमकता हूँ। आप मेरे लगते क्या हैं? अब आपको क्या बताऊँ? पहले आप दरवाज़ा खोल के मुझे अंदर तो कीजिए, महसूस तो करने दीजिए कि मैं चूहा नहीं आदमी हूँ।
तब न मेरी ज़बान खुलेगी, तब न बता पाऊँगा आपको अपने बारे में कि मैं डरा हुआ बिल्कुल नहीं हूँ, कि मैं भागा हुआ भी नहीं हूँ कहीं से। मुझे शरण या संरक्षण जैसा भी आपका कुछ नहीं चाहिए कि मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त एक साथ हूँ। ये देखिए, मुझसे पहले ही वह यहाँ पहुँच गया और मेरी ज़बान पे चढ़ गया। मैं यह सब कहना नहीं चाहता था, कतई नहीं कहना चाहता था। मैं फिर कोशिश करता हूँ। क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? कल रात आपको मैं आपके सामान के स्टेशन से यहाँ तक किसने पहुँचाया? क्या आपको मालूम है इस शहर में 5,500 रिक्शा हैं, देश भर में सबसे ज़्यादा। क्या आपको मालूम है सबसे कम किराया और सबसे ज़्यादा होड़ भी यही है? आपका लड़का डिप्टी कलेक्टर के इम्तहान में बैठा है ना इस बार, इस साल। मुझे मालूम है आपने कितनी मजबूरियों के बीच उसे यहाँ तक पहुँचाया है। मुझे मालूम है आपको ज़िंदगी में पहली बार 10,000 रुपया घूस भी देनी पड़ी है। भगवान करे आपका यह पाप फल ही जाए और आपका लड़का निकल ही आए। 120 जगह हैं और 7,000 उम्मीदवार, 550 सवारियाँ, 5,500 रिक्शे। कैसे होगा? होगा, ज़रूर होगा। आप बेफिक्र रहिए, स्पेशल कोचिंग मिली है उन 10,000 रुपयों से, तो वो ज़रूर निकल आएगा। ये सबसे बड़ा बिजनेस है आज का। आप बेफिक्र रहिए, आपका सारा दलित दर दूर करेगा ये बेटा। ये जो कई महीनों से आप परेशान घूम रहे हैं, अपने आप से मुंह छिपाते फिर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल फिजूल बात है। मैं भी यही करता, मुझे भी यही करना चाहिए था। मेरा भाई घर से भाग गया था, कितने बरस हो गए। सुना हुआ यहीं कहीं रिक्शा चला रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। उसे डिप्टी कलेक्टर तो कम से कम होना ही चाहिए था। मेरी ही चूक थी, उसके बाप की जगह मैं था। मैं अपने लिए तो नहीं मगर उसके लिए ज़रूर कोई अच्छी जगह चाहता था। बस ज़रा सी एक बात थी जो मुझे निभानी थी और वहीं पर मैं चूक गया। तब से मैं झुलस रहा हूँ एक ऐसे पश्चाताप में जिसके बारे में दुनिया की कोई डिक्शनरी आपको कुछ नहीं बता सकती। मैंने उससे क्या कहा था? मैंने कहा था जो मैं अपने लिए नहीं कर सका कभी, वो तेरे लिए कैसे कर दूं? किस मुंह से मुझे तुझे ऐसा बोलने की हिम्मत हुई? 5 साल गुजर गए, मेरे भाई का कोई अता पता नहीं। मैंने उसे कभी हल्की डांट तक नहीं पिलाई थी। जितनी मार आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाता होगा, उतनी तो मैंने अपने बचपन में ही खा ली थी। इसलिए मेरी खाल तो कछुए की खाल है, मगर वो मेरा छोटा भाई, उसकी जिंदगी बिगाड़ने का, जानते बूझते नहीं लेकिन बिगड़ी तो ना, उसको वो जिंदगी बिगाड़ने का मुझे क्या हक था? भगवान करे, मैं कहता हूँ भगवान करे वो छोटा सा पाप जो मैं नहीं कर सका और आप कर गुजरे, वह छोटा सा पाप आपके लिए भगवान सिद्ध हो और आपका लड़का डिप्टी कलेक्टर बन ही जाए। आप खाम खाम अपनी नींद खराब कर रहे हैं, भगवान आपकी मदद करेगा। हमारे पाप पुण्य से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है, वह सब कुछ देखता समझता है। एक गरीब आदमी का लड़का डिप्टी कलेक्टर बन जाए तो उसे अच्छा ही लगेगा। वह झूठी अंतरात्मा थी जिसने मुझ में ऐन मौके पर वैसा अड़ियलपन पैदा किया था। सच्ची अंतरात्मा तो यह है जो आज मुझे तड़पाती है कि मैंने क्यों नहीं उसी वक्त बोर्ड के चीफ को 200 रुपये पिला दिए। हो सकता है उसने, कुछ भी हो सकता है, और इसका जिम्मेदार कौन है? आप बेफिक्र रहिए, आप पकड़े नहीं जाएंगे। आपको पकड़ने वाले खुद ही डाकू हैं और वे खड़क सिंह नहीं हैं और न ही आप बाबा भारती हैं। एक छोटा सा पाप, इस पाप के महासमुद्र में एक नन्ही सी बूंद, और आप खुद भी जी सकेंगे और दूसरों को भी जिला सकेंगे। जीत भी आखिर उसी की होती है जो पहले कभी जीता हो। हार की जीत गप है। इस भयानक होड़ में जो एक बार हारा वह फिर कभी नहीं संभल सकता। मुझी को देखो, मेरा पुण्य मुझ पर थूक रहा है। मेरी कमर टूट चुकी है, मैं अब कभी खड़ा नहीं हो सकता। मैं अपनी बीवी के 2 नंबर नहीं बढ़वा सका।
जबकि कापी मेरे प्रिंसिपल के पास थी और कहने भर की एक वाक्य बोलने की देर थी। उस जरा से जुमले के बदले मेरी बीवी को सेकंड क्लास आ जाता और डिग्री कॉलेज की लेक्चररशिप मिल जाती। हम अच्छा मकान ले सकते थे, दही दूध भी खा सकते थे, अपनी बीमारियां भी घटा सकते थे। अब आप खुद सोचिए कि स्कूल के मास्टर को मिलता क्या है। क्या आप भी स्कूल मास्टर हैं? मैं तो समझ रहा था कि आप एजी ऑफिस के बाबू हैं। नहीं, तो फिर क्या हैं आप? अफसर, पत्रकार, वकील, प्रोफेसर, विद्यार्थी, दुकानदार, कुछ तो आप होंगे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आप हैं बस, इतना मेरे लिए काफ़ी है। मेरी बीवी कहती है मैं आजकल बहुत बड़बड़ाने लगा हूँ, मगर यह झूठ है। मुझे तो लगता है मैं गूंगा ही पैदा हुआ था और यह मेरी गुंगलाहट ही मुझे आप लोगों से जोड़ती है। जो मुझे भी नहीं सुनाई देता वो आपको सुनाई देता है। मुझे अच्छी तरह पता है जब एक नंगे तार की तरह यह घर मुझे घूरता है, यह दुनिया मुझे घूरती है पागल कुत्ते की तरह और दांत गड़ा देती है मेरे भीतर, बहुत भीतर। तब जो चीखता है इतनी जोर से वह मैं नहीं कोई और है, और मैं उसका गुलाम हूँ, जर खरीद गुलाम जिसकी कभी छुट्टी नहीं होती। अब देखिए वो आदमी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था और मेरा इतना खैर ख्वाह, मुझ पे इतने मेहरबान, मुझे क्यों आंखें उससे इतनी कोफ्त होती है? जबकि अगर उसे किसी जादू के जोर से पता लग जाए कि मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता हूँ तो वह खुदकुशी कर लेगा। मुझ पर उसे जाने क्यों इतना भरोसा है कि उसके टूट जाने पर वह जिंदा नहीं बचेगा। उसकी कुल जिंदगी, उसका कुलकुलान इस मुगालते पर टिका है कि यह हवा इस मुगालते पर टिका है कि वह आदमी नहीं खुदा है। जबकि एक पिंच बोने भर की देर है वो बिलबिला उठेगा। उसकी कोई दोस्ती 2 महीने से ज़्यादा नहीं टिकती है, फिर भी वह प्यार का सागर है। और अगर आपको जानना हो कि पानी में डूबकर मरने से ठीक पहले कैसी किस तरह की घुटन होती है तो वह आपको यह भी बखूबी सिखा सकता है। और फिर भी वह प्यासा है, उसकी प्यास अनंत है। मैं उससे कहना चाहता हूँ तुम ब्रेन सिफिलिस से मरोगे, कोई दूसरी मौत तुम्हें बदी ही नहीं है। क्या वाहियात बात है कि मैं उसके बारे में ये सोच रहा हूँ, ऐसा कह रहा हूँ जिसने मुझे नौकरी दिलाई है और ऐसे ऐसे एहसान किए हैं जिनमें से एक एक एहसान एक एहसानमंद आदमी की गर्दन मरोड़ देने को, तोड़ देने को काफ़ी है। मैं उससे कहना चाहता हूँ, जाने क्या क्या कहना चाहता हूँ, पर वह मेरे गले की फांसी है, मेरे हाथों की खुजली है, मेरे पाँवों की बेड़ी है। वह ज्योतिष भी जानता है, जाने कितने जोगियों से उसने मुझे मिलवाया है, जाने कितनी अजीब व गरीब सिद्धियों के बारे में उसने मुझे बताया। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे वह एक नेपाली छोकरी का बखान करके गया है। ये उसकी दूसरी खोज है। इससे पहले तकरीबन 1 साल तक वह किसी कमला के पास जाता था और दूसरे दिन सवेरे सवेरे मेरे पास आकर फिर नए सिरे से वे सारी बातें बताता था जो वह दर्जनों बार पहले भी मुझे सुना चुका होता था। वह मेरा इस्तेमाल एक डायरी की तरह करता है और आगे भी करता रहेगा जब तक हम दोनों में से कोई एक मर नहीं जाएगा। जब कमला चली गई तो ये महीने भर तक रोता कलपता रहा। वो थी कर्नाटक यानी धारवाड़ की, और इसका गुरु जिससे इसने दीक्षा ली है वह भी धारवाड़ का। मुझे लंबा लेक्चर पढ़ाया था इसने इसी बात पर कि देख लो, जो भूमि संतों की खान है वही वेश्याओं की भी। अभी पिछले ही दिनों एक बड़े नामी संगीतकार से मेरी मुलाकात हुई थी। वे भी धारवाड़ के थे। शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग जुटे हुए थे वहाँ। मैंने यही जुमला उनके सामने दोहरा दिया। सबके चेहरे फक पड़ गए। मुझे भी फौरन महसूस हुआ कि मैंने हद दर्जे की गुस्ताखी कर दी है, मगर संगीतकार एकटक मुझे घूरते रहे और एकाएक बोल पड़े, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी खुद की मौसी जो मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी वह भी वेश्या हो गई थी। उसने मेरी पढ़ाई के लिए पिताजी को बम्बई से पैसे भिजवाए थे। पिताजी ने मनी ऑर्डर तुरंत वापस कर दिया था और उसे लिख दिया कि आइंदा कभी ऐसी ज़रूरत न करे। मैं अनपढ़ा ही रह गया और इस घटना के करीब साल भर के अंदर मेरी मौसी मर भी गई। मैंने अपने पिताजी को ही माँ से कहते सुना था, इसे बड़ी खराब बीमारी हो गई थी।
यह किस्सा सुनाते हुए उस महान गवैये की आवाज़ डबडबाई थी और आंखें भी। मंडली में सन्नाटा छा गया था। खुद मैं भी सख्ते में आ गया था। हालांकि महफिल उसके बाद भी जमी, पर मेरा मन नहीं लगा। मेरी कमबख्ती देखिए कि वह किस्सा मैं इस पाजी को भी जाने क्यों सुना बैठा। अब यूं तो इसका रोना भी मुझे उतना ही अश्लील लगता है, मगर इसका वो हंसना, ऐसी ग्लानि मुझे अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुई। अभी मुझसे कह रहा था ठीक उसी दिन जैसी वल्गर हंसी हंसते हुए, तुम भी तो नेपाल के ही हो यार, बिल्कुल तुम्हारे जैसी भोली और अल्हड़ है वह, तुम भी तो नेपाल के हो। अरे कमला तो भुट्टल थी इसके कंपैरिजन में। कमला? मैं सोचने लगा क्या कमला भी किसी गवैये की मौसी रही होगी। इसी ने तो मुझे बताया था कि कमला एक एक करके पैसे जोड़ रही है, उसकी सबसे बड़ी तमन्ना है वापस अपने देश में जाके अच्छी तरह रहना और हो सके तो घर गृहस्थी भी बसा लेना। मैं आजकल 10 की जगह 20 देने लगा हूँ उसे। वो भी पहले जैसा रुखड़ नहीं बोलती, मगर आज वो बिफर गई। मैंने उसे रोज़ की तरह सहलाते हुए जब उससे कहा तुम तो मेरी लक्ष्मी हो, तो उसने मुझे एक जोर का धक्का दिया और ही करके हंस पड़ी। मैं तो डर गया। कैसी डरावनी और भुतैली हंसी थी वह। बोली फालतू बात मत करो, काम करो और भागो और अपने घर में बको ये अंड बंड। वो जितनी जल्दी गुस्सा होती उतनी जल्दी ठंडी भी पड़ जाती। जब मैं जाने लगा तो कहने लगी जल्दी आना, तुम्हारे जैसा ग्राहक अपन को कहाँ मिलेगा जो बेकाम का पैसा देता है। तुम नाराज मत होना, हमारा टाइम खराब होता है, फालतू की बात नहीं करने का, समझा। मैं बीमारी से डरता हूँ, ये अच्छी तरह से जानती है। एक बार जाने उसका क्या दिमाग खराब हुआ कि उसने मुझे गंदी से गंदी गालियाँ दी और धक्का देके गली में फेंक दिया। वह समझ गई है कि मैं और कहीं नहीं जा सकता। अब मैं जो कुछ भी बकता हूँ चुपचाप सुनती रहती। मैंने कहा ना कि मैं इसके टेप रिकॉर्डर हूँ, टेप रिकॉर्डर। वैसे तो इसकी बड़बड़ाहट से सभी लोग परेशान, इसके घर के लोग तो सबसे ज़्यादा, मगर मुझे तो परेशान होना भी नसीब नहीं है। मैं आकाश पाताल कहीं भी जा छिपूँ, यह सुदर्शन चक्र की तरह मुझे ढूंढ निकालेगा। नहीं, मैं इससे पीछा नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक आदमी का एहसान लिया है और उसका बदला चुका रहा हूँ। मेरे स्कूल का मैनेजर इसका दोस्त है। दोस्त क्या, वह भी इसका एहसानमंद होगा। दोस्त इसका कोई नहीं हो सकता। जाने क्या बात है कि सभी इसको मानते हैं, चाहे भीतर ही भीतर इससे कितना ही कतराते रहें। हो सकता है मेरी तरह और लोग भी इससे घबराते हैं और सिर्फ इससे जान छुड़ाने के लिए ही इसका कहा कर देते हो। मैं तो और कर ही क्या सकता हूँ, सिर्फ इसकी बकवास सुनते रहने, झेलते रहने के लिए, मेरे पास ऐसे देने के लिए अपने कीमती या फालतू के वक्त के सिवा और है भी क्या। सो ये मुझी को घेरता है। दरअसल मैं दब्बू हूँ, पैदाइशी दब्बू। इस्तेमाल आखिर उसी का तो होगा जो इस्तेमाल करने देगा। वह निरा लंपट होता या मैं ही निरा खरा होता तो ये नौकरी क्यों आती। मैं आखिर क्यों ये सब बक रहा हूँ और किससे बक रहा हूँ। क्या मैं उससे भी गया बीता हूँ। उसके सामने मैं होता हूँ, मेरे सामने कौन है। वह मुझे भी बकाता है, मुझसे भी उगलवाता है। हर बार उससे छूटने के बाद मेरा जी करता है मैं तड़ा तड़ा अपने मुँह पर तमाचे मारता जाऊँ। कसम खाता हूँ कि अब से कभी उसके सामने मुँह नहीं खोलूँगा, मगर जैसे ही वह आता है मैं फिर फिसल जाता हूँ। नहीं, उसका कोई कसूर नहीं। एहसान वहसान सब धोखा है। वह एहसान नहीं जताता कभी। क्या मैं उसके लिए ज़रूरी हूँ? क्यों हूँ? क्या इसमें मेरा भी हाथ नहीं? क्यों मैं उससे उलझता हूँ? आप समझ रहे होंगे मैं बेकार हूँ, मजबूर हूँ। मैं झूठ बोल रहा था। मैं चाहूँ तो एक दिन बैठ के उसकी सारी हवा निकाल दूँ। वो कभी नहीं आएगा और कोई दूसरा खोजने बैठेगा। इस शहर में उसके चाहने वालों की कोई कमी है? मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं दो टोक बोल सकता हूँ और उससे मुझे वैसा खतरा भी नहीं है। वह खुदकुशी भी नहीं करेगा और बाहर से जितना मुलायम और लिजा है, भीतर से उतना ही भौंथरा और सख्त जान है। उसे कोई नहीं पिचका सकता, भगवान भी नहीं। सच बात तो यह है कि मुझे उससे ईर्ष्या होती है। उसकी नैतिकता वह चाहे जितनी गलीज हो, उसका कवच है, अभेद्य कवच।
जबकि मेरी नैतिकता खुद मेरे लिए माहौल है। वह भगवान से, वेश्या से, नगर सेठ से, फकीर से, सबसे अपना उल्लू सीधा कर सकता है। उसकी आत्मा पर एक भी खरोच नहीं पड़ती। वह अपनी नालायकी को भी अच्छी तरह भुना लेना जानता है। जानता क्या, भुना लेता है। वह अपनी ग्लानियों से भी आत्मविश्वास कमाता है। अपनी गलीज कमजोरियों को भी दूसरों पर चिपका कर उनका लहू पी सकता है। और सबके बाद भी खुद को यकीन दिला सकता है वह तो सिर्फ भगवान की इच्छा का पालन कर रहा है। आखिर मैं यह सब उसके मुंह पर क्यों नहीं कह सकता। इस सीले हुए उखड़े पलस्तर की दीवारों वाली कोठरी में मैं किसको ये सब सुना रहा हूँ। इससे उसका क्या बिगड़ता है, मेरा क्या बनता है। वह अभी भी आराम से अपने 100 रुपये वसूल कर रहा होगा। वह जो कुछ बखानता है उससे क्या मुझे घिन ही होती है। क्या वो मुझे नहीं जानता। उसके पास जो कारण है मेरे पास तो नहीं है, फिर भी मुझे कुतूहल, बेहद कुतूहल। मैं खुद जाके देखना, अनुभव करना चाहता हूँ कि वेश्या कैसी होती है, कैसे बोलती है और कैसे खुद को बेचती है। आदमी वहाँ जाते हुए, वहाँ से बाहर निकलते हुए कैसा दिखाई देता है, कैसा अनुभव करता है, बिना यह जाने मुझे कल नहीं पड़ेगी। मैं भी कैसी फालतू बातें सोचता हूँ। क्या यह सच नहीं कि उससे सुन सुन के और कल्पना के सहारे मैंने जितना जान लिया है वह खुद उसके जानने से ज़्यादा है। बल्कि वह तो कुछ जानता ही नहीं, वह तो सिर्फ भोगता है। बल्कि जैसा वह बताता है उस हिसाब से वो भोगता भी कहाँ है, सिर्फ खुजली मिटाता है। फिर मैं क्यों चाहता हूँ वह एक दिन मुझसे कहे तुम भी मेरे साथ चलो उस नेपाली छोकरी के पास, जबकि मैं जानता हूँ वह कभी नहीं कहेगा। वह मेरी सचमुच इज्जत करता है और मेरे पास इस तरह आता है जिस तरह पापी एक पादरी के पास जाता होगा। जो असली पापी होता है वह पादरी की ज़रूरत समझता है और उसका इस्तेमाल करना जानता है। ईर्ष्या अगर होती होगी तो पादरी को होती होगी, उसको क्या होने लगी, उस पुराने पापी को। मगर मैं भी उल्लू का पट्टा हूँ, उसे खाम खा चढ़ा रहा हूँ। वह पापी आपी कुछ नहीं है। मैं शर्त बद के कह सकता हूँ कि अपनी 45 बरस की जिंदगी में उसने कभी एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा होगा कि उसने कोई गलत काम किया है, कि उससे कोई गलत काम कभी हो सकता है। गलत काम कर ही कैसे सकता है वो। सारे पाप और पुण्य तो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, वो उनकी धुरी है। फिर वो मेरे पास क्यों आता है। क्या वो मुझे सिर्फ एक अच्छा आदमी समझता है और मेरी अच्छाई से अपने अहंग की मालिश कराता है, या कि उसे सचमुच बहुत अंदर से मेरी ज़रूरत है। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब यही ना हुआ कि उसमें भी कहीं छेद है, वह भी कहीं से रिश्ता है, टपकता है। मैं तो उससे नहीं दबता। उसके बर्ताव में मैं ढूंढ कर भी ऐसा कुछ नहीं निकाल सकता जिससे मैं खुद को ये यकीन दिला सकूं कि वह मेरा बुरा चाहता है या कि मुझे निगलना चाहता है। मैं कहाँ से उस पर चोट करूं। वह कहीं से भी तो खुला नहीं है। जिरह बख्तर पहने है वो, जिरह बख्तर पहने हुए है वह अपने बारे में, अपनी बहुत ऊंची राय का जिरह बख्तर। और उससे ठीक उल्टी मेरी हालत है। जो कुछ मुझे दिखता है इसी खड्डे से दिखता है। यह बर्दाश्त से बाहर है। क्या इसीलिए मैं चिल्लाता हूँ, क्या इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी चिल्लाहट 4 तारों तक पहुँचती होगी। जो हो, मुझे उस आदमी से नफरत करने का हक है क्योंकि वह मेरी भावनाओं का शोषण कर रहा है। जाने कब से, वह कैसे जाने, वो जानता भी नहीं इस बात को। जानने के, महसूसने के सारे दरवाजे तो वो अपने ही हाथ से बंद करता जा रहा है। और एक दिन आएगा जब वह हाथ पैर भी नहीं हिला सकेगा, पत्थर हो जाएगा पत्थर। और मैं तब भी उसके आसपास नन्हे तिनके की तरह लहराऊंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मुझे हर कोई मार सकता है। मैं इतना निरीह हूँ कि मुझे हर कोई हलाल करना चाहता है। मैं वहाँ क्यों जाना चाहता हूँ। मुझे यहीं से सब कुछ दिखाई दे रहा है। वह नेपाली छोकरी और उसकी छाती में मुँह गड़ाए जाने क्या क्या बड़बड़ाता, यह मेरा दोस्त मुझे साफ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी वह काफ़ी आगे बढ़ जाए, वहीं पहुँच जाए जहाँ कि उसे पहुँचना। आखिर वह कमला जिस तरह से काम करो और भागो कहती थी वैसा तो ये नहीं कहेगी। इससे बहुत संभव है सचमुच काम कर ही ले जाए। और किस कदर रोया था वह उस दिन यहाँ से लौट के, जब खोली पर ताला लटका मिला और पड़ोसी ने बताया कि कमला अब कभी नहीं आएगी, वो अपने देश चली गई है। मुझे तो यह अजूबा ही लगता है कि कोई वेश्या वापस लौट आए और वह भी कमले जैसी, जिसने इसे एक दिन चाटा तक जड़ दिया था कि ये तेरा घर नहीं है, कोठे पे चढ़ा है तो कोठे जैसी बात कर। वो कहाँ गई होगी आखिर।
लौट के तो नहीं आई। क्या ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरी जगह गई हो, मगर अपने देश में भगवान जाने। वो क्या पता वह भी किसी गवैये की मौसी हो। क्या उस गवैये जैसा दिल किसी और का नहीं हो सकता जो उस कमला का कुछ लगता हो या नहीं भी लगता हो, और कमला के संपर्क में ठीक वैसे ही आ गया हो जैसे मेरा दोस्त आया था, और उस आदमी में कमला को सचमुच वैसा कुछ मिल गया जिसका गंदा थिएटर मेरे दोस्त ने उसे दिखाया था। मुझे अपने दोस्त की बेशर्मी से ईर्ष्या होती है। मैं इसकी जगह होता उतना ही जरूरतमंद, उतना ही अंधा, तो भी उस चाटे के बाद तो कभी नहीं जाता उसके पास, और यह उसके बाद भी साल भर तक उससे चिपटा रहा। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो यह भी मुझसे सब कुछ उगल देता, क्योंकि इसे भी मालूम है मैं इस सब के बावजूद इससे नफरत नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा कि इसका ये मुगालता मुझे तोड़ना ही पड़ेगा। कहीं वह नेपाली छोकरी जैसा है बताता है कि अभी एकदम फ्रेश है, कहीं वह इसके चक्कर में नहीं नहीं, मैं इसके साथ ज़रूर जाऊंगा एक बार कम से कम, फिर दोबारा मिलूंगा उससे अकेले में और उसे सावधान कर दूंगा। यूँ इसकी ज़रूरत क्या, ऐसे लोगों से निपटने का गुर उसे सिखाया ही गया होगा। फिर भी हो सकता है वह मुझे बताता उन दिनों की कमला ही इसे जिंदा रखे हुए। मैं जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा एक दिन उस नेपाली छोकरी के पास, और उसकी पोल खोल दूंगा, बता दूंगा कि देखो ये आदमी तुम्हारे पास जितने लोग आते हैं उन सब से ज़्यादा खतरनाक है, जो बिना कोई रिस्क उठाए सब कुछ पाना चाहता है, और तुम्हें अपनी बीवी और प्रेयसी और माँ की जाने किस किस की तलाश कर रहा है। इससे होशियार रहो और इसे मार डालो। ये तुम में काली का रूप देखता है, मगर अभी तक इसका सामना सच में किसी काली से तो क्या, काली की छाया से भी पड़ा नहीं है। तुम तो इसे नंगा कर दो और ठीक वहीं पर निशाना लगाओ जहाँ पर चोट लगने से मर सकता है। तुम ही इसे मार सकती हो, क्योंकि तुम ही इसका कवच हो, तुम अपना पेशा जानती हो, मगर उतना काफ़ी नहीं है। इस जोंक को मार डालना इतना आसान नहीं है। यह उल्टे सबको चूस लेता है और बखूबी बचा रहता है। यह इस कदर लिजा है कि इसकी नस पकड़ना नामुमकिन है। मगर मैं बताऊंगा तुम्हें इसकी नस कहाँ है। मुझे सब पता है, मगर मुझसे नहीं होगा। यह काम सिर्फ तुमसे होगा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि इसने मेरे साथ भी वही सलूक किया है। बिना तुम्हारी मदद के मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ जब ये चला जाता है मुझे इस खड्डे में फेंक करके, तब सिर्फ चिल्ला बढ़ सकता हूँ, जैसे अभी चिल्ला रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक मेरा कहानी पाठ धैर्यपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जनसुलभ पुस्तकालय को भी, अर्पण कुमार को भी, जिन्होंने यह कार्यक्रम संभव किया। धन्यवाद। लो बेटा, क्या ये